नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो होने जा रहा है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के सीटेट दिसंबर 2021 के 2300 शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। उत्तम समस्या समाधानकर्ता का मतलब कि जो प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल कर पा रहा है और सही तरीके से उसका समाधान कर पा रहा है समस्या का। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है अपसारी चिंतन क्रियात्मक जड़ता। क्रियात्मक जड़ता को अंग्रेजी में फंक्शनल फिक्स्डनेस कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और उसको क्या आप एक ही तरीके से फिक्स तरीके से बिल्कुल दृढ़ होकर के एक ही तरीके से सोचेंगे तो क्या समस्या का समाधान निकलेगा? नहीं, बल्कि आपको अपसारी चिंतन करना होता है, कई मौलिक विचारों की तरफ सोच विचार करना होता है, तब जाकर के समस्या समाधान निकलता है। ठीक है, तो ये जड़ता जो था कि फिक्स किया जा रहा है एक ही प्रोसेस के तहत, तो ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। और साथ ही साथ आप तीसरा देखिए, प्रतिक्रियात्मक अन्यता बोला जा रहा है। अन्यता को सेट बोलते हैं अंग्रेजी में और प्रतिक्रियात्मक को रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स का एक सेट है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा गया तो आपके पास एक सीधे तौर पर आप समझिए कि ये एक रिस्पॉन्स सेट है जिसमें कुछ रिस्पॉन्स हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रतिक्रिया आप कर रहे हैं तो वो पहले से आपके अंदर सेव है कि इतना ही प्रतिक्रिया में से आप कोई प्रतिक्रिया करेंगे, मतलब कि आप रटी रटाई चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, आपके पास ये प्रतिक्रिया का सेट हो गया कि इतना ही प्रतिक्रिया आपके पास है, तो ये तो आप एक तरीके से रटी रटाई चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, कि किसी प्रश्न को आप इतने ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये निगेटिव सेंस है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रतिक्रियात्मक अन्यता यानी रिस्पॉन्स सेट नहीं होना चाहिए। जब रिस्पॉन्स सेट आपके पास नहीं होगा या फिर कम होगा तो फायदा ये होगा कि आप मौलिक तरीके से सोचेंगे, यानी कि ये जो चार विधि थी इसके अलावा सोचने की कोशिश करेंगे। तो ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, प्रतिक्रियात्मक अन्यता की कमी, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहां पर जो रिस्पॉन्स सेट है उसकी कमी बताई जा रही है, यानी कि जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है नए तरीके से आप सोचेंगे, मौलिक तरीके से, तो ये तो पॉजिटिव था। लेकिन यहां पर अभिसारी चिंतन की बात की जा रही है। देखिए, समस्या समाधान वही अभ्यर्थी उत्तम तरीके से कर पाएगा जो कि अपसारी तरीके से सोचेगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग रखेगा। तो ये अभिसारी की बात कर रहा है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, क्रियात्मक जड़ता, फिर से जड़ता आ गया, यानी कि फिक्स्ड हो गया कि आप फंक्शनली एक ही विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो कभी भी फिक्स होना कि एक ही विधि से सॉल्व करना, ये समस्या समाधान का लक्षण नहीं है कि आप एक ही विधि से सॉल्व करें, बल्कि आपको अनेकों विधि पर विचार करना होता है। तो ये निगेटिव हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर अभिसारी चिंतन भी दिया गया, इस वजह से निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सृजनात्मकता। जाहिर सी बात है, सृजनात्मकता जब आपके अंदर होगी तो मौलिक विचार अलग अलग तरीकों से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद से देखिए, प्रतिक्रियात्मक अन्यता की कमी, यानी कि प्रतिक्रियात्मक अन्यता को अंग्रेजी में रिस्पॉन्स सेट बोलेंगे। मान लीजिए कि ये रिस्पॉन्स सेट था तो ये आपके पास कम होगा। मान लीजिए 2 ही रिस्पॉन्स सेट है, तो जाहिर सी बात है आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसमें कंपैरिजन करने के अलावा आप मौलिक तरीके से सोचेंगे, नए तरीके से सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स सेट है ही नहीं, इसकी कमी है। ठीक है, तो ये विकल्प अभी तक पॉजिटिव है। अगला देखिए, अपसारी चिंतन, तो ये भी बिल्कुल सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, यानी नए नए मौलिक तरीकों से सोचने की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि पहला विकल्प के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं और इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो सुविधा वंचित वर्ग के बालक हैं उनकी सफलता और असफलता के बारे में जो टीचर विचार रख रहा है कि ये पास होगा, फेल होगा, इस टाइप का जो विचार है, या फिर ये अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ये टाइप का जो विचार है वो बच्चों के सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी इसको सपोर्ट करने वाला कौन सा विकल्प दिया गया है? चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। देखिए, असफलता का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पास फेल होने से मतलब है कि आप फेल हो गए तो असफल हो गए, बल्कि असफलता का मतलब यहाँ पर यह है कि
जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अधिगम के दौरान आपसे त्रुटि हो रही है, वो भी असफल माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत दिया गया, भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो बच्चे त्रुटि के माध्यम से भी सीखते हैं, गलतियों के माध्यम से भी सीखते हैं, असफलता के माध्यम से भी सीखते हैं। तो ये विकल्प कह रहा है कि हर हालत में असफलता से बचने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चा जब प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें असफल भी होगा और सफल भी होगा। तो असफलता को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है। तो ये निगेटिव था, आपका गलत उत्तर होगा। तीसरा देखिए, शिक्षकों को बच्चों के प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर देखिए, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? इसलिए बचना चाहिए क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक हैं अलग अलग, यूनिक है अपने आप में। कोई हो सकता है कि विकार से जूझ रहा हो, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। हो सकता है कि कोई दृष्टिबाधित हो सकता है कोई श्रवण बाधित हो सकता है कोई अति क्रियाशील हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशील हो और कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तो इस हिसाब से क्या सब में एक समान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। देखिए, जो बच्चा कम गति से सीख रहा है, जाहिर सी बात है वो प्रतिभाशाली बच्चे को जब देखेगा, जब आप उससे कंपेरिजन करेंगे तो बच्चे में और ज़्यादा हीन भावना आएगी। तो बच्चे को किसी दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना है, बल्कि बच्चे का जो पिछला प्रगति था उससे कंपेरिजन करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। कि यानी कि कल आपने ये सीखा था, अब आज आप ये सीखेंगे। मतलब कि बच्चे के अंदर जो कुछ भी व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसके व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए उसका खुद से कंपैरिजन होना चाहिए, ना कि दूसरे से। तो ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। स्वायत्तता मतलब कि स्वतंत्र होने की बात की जा रही है। तो देखिए, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें बालक को बिल्कुल स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन यानी अधिगम करने का अवसर दिया जाता है। और ये क्या कह रहा है कि उनको स्वतंत्र वातावरण नहीं देना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए कक्षा में 5 बालक हैं और 5 में से एक को टीचर बहुत ज़्यादा मानती है कि हाँ ये अधिगम अच्छे से कर रहा है और ये कक्षा में प्रथम आएगा और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए उसके पढ़ाई पर। और किसी को ये मान रही है कि ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं, इसको छोड़ो, और इसे कोई उम्मीद भी नहीं लगा रखी है। तो जब बच्चे से आपने उम्मीद ही नहीं लगा रखा तो जाहिर सी बात है आप उस पर मेहनत भी नहीं करेंगे, तो उससे बच्चे का इंटरनल मोटिवेशन कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि टीचर मेरे पर ध्यान ही नहीं दे रही है और दूसरे बच्चे पर ध्यान दे रही है। तो एक तो उसमें हीन भावना आएगा, साथ ही साथ इंटरनल मोटिवेशन कम होगा, उसके वजह से उसके अंदर रुचि खत्म होगा, इसके वजह से उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। यानी कि निश्चित तौर पर जो टीचर की अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों के सीखने और अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि एक तय और निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, मतलब कि बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि इसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा। जबकि समय सारणी क्या होता है, उसकी मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि वो लचीला होना चाहिए, लचीलापन उसमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और तभी घंटी लग गई, तो क्या आप उस कॉन्सेप्ट को बंद करके, चूंकि समय सारणी यहाँ पर रिजिड है, बिल्कुल दृढ़ है कि नहीं आपका घंटी खत्म हो गया, आपका पीरियड खत्म हो गया, अब दूसरा टीचर आएगा और वो कक्षा में प्रवेश करेगा, तो बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड थे उस संप्रत्यय में, अभी वो कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। तो अगर समय सारणी लचीला रहेगा तो निश्चित तौर पर बच्चे के उस इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए अगली कक्षा को भी उसमें शामिल किया जा सकता है और बच्चे चूंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वजह से उनका अधिगम अर्थपूर्ण बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर समय सारणी जो है वो एक तय और निर्धारित समय सारणी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें एक तरीके से लचीलापन होना चाहिए कि अगर कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो वो परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, पहला विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रख करके। आज हम लोग स्व अनुशासन की बात करते हैं, यानी बच्चा खुद से अनुशासन के लिए प्रेरित हो रहा है, आप उसको सजा नहीं दे सकते। सजा वैसे भी एनसीएफ 2005 के अनुसार निषेध किया गया है और ये निगेटिव सेंस देता है। और यहाँ पर पुरस्कार की बात की जा रही है, आपको लग रहा होगा पुरस्कार पॉजिटिव सेंस में, लेकिन पुरस्कार भी एक तरीके से निगेटिव सेंस में माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे तभी सीख पाएंगे जब वो इंटरनली मोटिवेशन होंगे, जब उनके अंदर रुचि होगी। अब बच्चा सीखेगा क्यों? अगर आप बार बार पुरस्कार दे रहे हैं तो वो पुरस्कार की लालच में सीख रहा है, और पुरस्कार क्या है, उसका बाह्य कारक है, बाह्य अभिप्रेरणा का काम करेगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। तो बच्चा इंटरनल मोटिवेटेड होने के बाद अच्छे से अधिगम कर पाता है, ना कि एक्सटर्नली मोटिवेट होने की वजह से। तो एक तो यहाँ सजा की वजह से निगेटिव हो गया, और दूसरा
बार बार पुरस्कार देने से बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेट होगा, ना कि इंटरनली मोटिवेट होगा। इस वजह से ये विकल्प गलत होगा। और एक बात और समझ लीजिए कि जब पुरस्कार जो जिसके लालच में वो पढ़ाई कर रहा था, जब उसको नहीं मिलेगा तो उसका मेन फोकस पुरस्कार पाना था, ना कि अधिगम पाना था। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? वो पुरस्कार के लालच में अधिगम कर रहा है। अगर पुरस्कार हटा दिया जाए तो वो अधिगम करेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके उन्हें अलग अलग समूह बना करके। देखिए, कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं, मानसिक विकार वाले, मानसिक विकार मतलब कि जो अधिगम विकार से संबंधित है, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, इस प्रकार की, साथ ही दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और प्रतिभाशील और अति क्रियाशील, ये सभी बालक हैं। तो कहा जा रहा है कि सबको उनकी क्षमता के आधार पर अलग अलग बांट दिया जाए। मतलब कि एक ग्रुप में केवल दृष्टिबाधित को रख दिया जाए, एक ग्रुप में केवल श्रवण बाधित को रख दिया जाए, एक ग्रुप में केवल डिसलेक्सिया से संबंधित बच्चों को रख दिया जाए। तो जब इस प्रकार के बच्चों को आप रखेंगे तो बच्चा और ज़्यादा एक तरीके से हीन भावना का शिकार हो जाएगा कि मान लीजिए अगर उसमें कोई विकार था और उसको आप ग्रुप में एक ग्रुप में करके अलग ही कर दे रहे हैं, तो उसे तो और लगेगा कि मैं तो इस परिवेश का हिस्सा ही नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। देखिए, ग्रुप में बांटना पॉजिटिव जरूर होता है जब बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में कैसे बांटा जा रहा है? उसकी क्षमता के आधार पर कि तुम तेज हो तो तुम अलग ग्रुप में हो, तुम कमजोर हो तो तुम अलग ग्रुप में हो। तो ये बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना करके। अब देखिए, संवेग का मतलब क्या कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। अब देखिए, बच्चा मान लीजिए कि दुखी है या फिर किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो क्या वो फोकस कर पाएगा अधिगम पे? क्या सीखने में फोकस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए बच्चा बहुत खुशी के मुद्रा में है, तो निश्चित तौर पर वो इंटरनली एक तरीके से सेटिस्फाई है और उसकी वजह से अधिगम के प्रति वो रुचि लेगा और उसके वजह से इंटरनल मोटिवेशन होगा और उसके वजह से उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जो संवेग है बच्चों को, उसको सीखने की प्रक्रिया का आपको हिस्सा बनाना है। यानी कि संवेग इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको संवेगात्मक विकास को भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था इन चारों विकल्पों में, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? यानी कि एक तरीके से कहा जा रहा है कि कक्षा में टीचर की ही पूरा बोलबाला है, वो बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका नहीं दे रहा है या फिर प्रश्न पूछने का मौका नहीं दे रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट उसने बताया तो उसे कोई बच्चा चुनौती भी नहीं दे सकता कि इस कॉन्सेप्ट में ये गलती है या फिर ये कैसे हुआ। बच्चे पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। इस प्रकार की ये आपकी जब बचपन में पढ़े होंगे तो कोई ना कोई एक टीचर ऐसा जरूर होगा आपके विद्यालय में जो कि बिल्कुल आपको इंटरेक्शन करने का मौका नहीं देता होगा या फिर प्रश्न पूछने पर आपको एक तरीके से हतोत्साहित करता होगा। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि बिल्कुल टीचर अपने आप को ही सर्वोपरि मान रहा है विद्यालय में या फिर कक्षा में, और बच्चों को इंटरेक्शन या फिर प्रश्न पूछने नहीं दे रहा है। तो इस संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि ये टीचर होना चाहिए अथवा नहीं। तो पहला देखिए, हाँ, इसके विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन और आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा टीचर होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे आदर और आज्ञा पालन के मूल्य सीख सकते हैं। ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, बच्चे को मूल्य सिखाने के और भी तरीके हैं। बच्चे अनुकरण करके भी सीखते हैं। अगर टीचर का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा तो उनके गुणों को भी वो बच्चे अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रिजिड हो जाइए, बिल्कुल दृढ़ हो जाइए कि कोई मेरे से प्रश्न नहीं पूछेगा। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, और यहाँ पर तो अंतःक्रिया का मौका ही नहीं मिल रहा है। यानी कि इस कक्षा में कोई अधिगम हो ही नहीं रहा है। ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं तार्किक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। तो ये भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि संज्ञानात्मक स्पष्टता को प्रदान किया जा सकता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये अपोज कर रहा है कि बच्चे को इंटरेक्शन करने का आप मौका नहीं देंगे तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से बात करेंगे ऑप्शन नंबर 4 की। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। यानी कि शिक्षक का कोई रोल ही नहीं है, ये आपसे बोला जा रहा है। देखिए, कितना भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, बच्चा प्राइमरी में जाएगा तो क्या स्मार्ट बोर्ड को देख करके कॉन्सेप्ट को सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। भले ही शिक्षक आज एक मार्गदर्शक के रूप में जरूर है, लेकिन वो भी मार्गदर्शक बहुत अनिवार्य है। वातावरण में, जो स्वतंत्र वातावरण में बच्चे को अधिगम करने का मौका दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर मार्गदर्शक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो केवल टेक्नोलॉजी बेस पर टीचर को यहां पर गॉड नहीं माना जा सकता। टीचर एक मुख्य धारा, मतलब कि बच्चे और टीचर दोनों मुख्य धारा में होने चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है। नहीं,
विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं और उन्हें सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, अब बच्चा बिल्कुल डरा हुआ है क्योंकि टीचर उसको ना तो बात करने दे रहा है ना तो प्रश्न पूछने दे रहा है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि हिचकने लगते हैं कि अगर उनको कोई डाउट भी रह जाता है तो वो प्रश्न नहीं पूछते हैं कक्षा में। ठीक है, इसके वजह से उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? मतलब कि कक्षा में इंटरेक्शन किया जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है, उस दौरान बच्चे कुछ गलती कर दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो क्या टीचर को सही करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे प्रयास कर रहे हैं अधिगम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है बच्चे त्रुटि के माध्यम से भी सीखते हैं, यानी गलती उनका अधिगम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये कहा जा रहा है कि बच्चों की गलती को तुरंत सुधार देना चाहिए। जब आप तुरंत सुधारेंगे तो उस समय बच्चा आपके डर से हो सकता है कि बोल दे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट उसको नहीं बताया, गलती क्यों हुई उसका कारण नहीं बताया। यानी कि बच्चा गलती तो समझ जाएगा कि हाँ ये गलती है, लेकिन गलती क्यों है, गलती के पीछे रीजन क्या है, वो आपने नहीं बताया। इस वजह से ये गलत उत्तर हो जाएगा। तुरंत उसे नहीं सुधारना है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए उसे बताना है कि आपने ये गलती की तो इसका ये कारण था, और इस प्रकार से आप इसको सुधार पाएंगे। तो जब इस प्रकार से आप उसकी गलती को सुधारेंगे तो भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर आपने तुरंत सुधार दिया बिना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए तो भविष्य में भी इस प्रकार की गलती करने की संभावना बची रहेगी। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। देखिए, बच्चा गलती कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें संज्ञानात्मक अस्पष्टता है, बल्कि वह गलतियों के माध्यम से भी सीख रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव था यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ड है हमेशा, ये एक तरीके से निगेटिव सेंस वाला वर्ड है। हमेशा, केवल, एकमात्र, ये सभी हमेशा निगेटिव सेंस देते हैं। तो ये अगर आपने हमेशा देख लिया तो ये आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये गलत उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प देखिए, हाँ बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। विकल्प मैं चौथे में भी चर्चा कर चुका हूं कि जब आप तुरंत संशोधित करते हैं तो बच्चा उस समय आपके डर की वजह से हो सकता है कि हाँ बोल दे कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन चूंकि गलती का कारण वो नहीं समझा, कॉन्सेप्ट वो नहीं समझा कि क्यों गलती हुई है, तो उस कॉन्सेप्ट को अगर समझा करके बच्चे को फिर गलती का कारण बताया जाएगा, तब वो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ इस वजह से यहाँ पर गलती थी, और उसको भविष्य में वो दोबारा नहीं दोहराएगा। तो ये तुरंत नहीं सुधारना है, बल्कि कॉन्सेप्ट बढ़ा करके बच्चे को बताना है कि आपने ये गलती की है, इसका कारण ये था, उसके बाद गलती को सुधारना। तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलती के भय के। यानी कि बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका दीजिए, भले गलती करे, आप उनको ये बताइए कि आप केवल इंटरेक्शन करिए, अपने आप को अभिव्यक्त करिए, मौलिक विचारों को व्यक्त करिए, डिबेट में पार्टिसिपेट करिए, भले आपके द्वारा गलती ही क्यों ना बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि गलती के माध्यम से भी बच्चे सीखते हैं, त्रुटियों के माध्यम से भी सीखते हैं, और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जितना इंटरेक्शन करेगा उतना ही उसका अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण होगा। तो सब कुछ पॉजिटिव सेंस में है दूसरे वाले में, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? तो सतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि बच्चा डे टू डे जो गतिविधि कर रहा है कक्षा में, उसी दौरान उसका मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सतत से क्या अभिप्राय है आपसे पूछा गया था। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना। तो ये पॉजिटिव था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है आत्म पराजित लक्ष्य। इसे अंग्रेजी में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसे सेल्फ डिफीटिंग कहा जाता है। यानी कि बच्चा खुद से मान लिया कि मैं फेल हो गया हूँ, खुद से मान लिया कि मैं असफल हूँ, तो ये तो बच्चे में निगेटिविटी है। ठीक है, तो इसके लिए उसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे हतोत्साहित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, यानी बच्चा अपनी असफलता स्वीकार करके बैठ गया है। अब असफलता स्वीकार करके उसने उससे कुछ सीखा नहीं है, बल्कि उसने उसे स्वीकार कर लिया कि अब मैं फेल हो गया हूं और आगे कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। तो ये भी निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि बच्चे बिल्कुल असफल ही ना हो।
असफलता भी बच्चों को अनुभव प्रदान करती है, अधिगम करने के लिए एक तरीके से प्रेरित कर सकती है। तो ये निगेटिव था कि असफलता से बचने वाले लक्ष्य, क्योंकि कितना भी आप प्रयास कर लीजिए कि बिना त्रुटि के माध्यम से, बिना असफल हुए बच्चे को अधिगम नहीं कराया जा सकता। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। प्रवीणता को अंग्रेजी में एक तरीके से मास्टरी कहते हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे को प्रवीण करने की बात की जा रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि और तीनों जो थे वो निगेटिव सेंस में थे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो समावेशी कक्षा की आज हम लोग बात करते हैं, जिसमें बिना किसी भेदभाव के, चाहे बच्चा अधिगम विकार से जूझ रहा हो या फिर शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा हो, जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, या फिर प्रतिभाशाली हो, या फिर मध्यम हो, या फिर बहुत कमजोर हो, या फिर अति क्रियाशील हो, सबको एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे पढ़ाना, यानी सबको साथ लेकर के चलना, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना ही समावेश का नियम कहलाता है। तो चलिए विकल्पों पर बात कर लेते हैं। पहला दिया गया विभेदन, यानी भेदभाव करने की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया गया मानकीकृत अनुदेश। मानकीकृत अनुदेश भी निगेटिव है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कक्षा में सभी बालकों को, तो क्या ये संभव है कि सबके लिए मानकीकृत निर्देश हो पाए? नहीं संभव है। कैसे? इसको समझिए। मान लीजिए कि कोई दृष्टिबाधित बालक है, तो आप उसको कोई दिखा करके, इमेज दिखा करके कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इस इमेज को देख करके आप कोई कहानी बनाइए, तो क्या वो बच्चा समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई श्रवण बाधित है और श्रवण बाधित को आप कुछ बोल रहे हैं, तो क्या वो उस इंस्ट्रक्शन को सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, जब तक आप उसके लिए विजुअल इफेक्ट नहीं लाएंगे। तो मानकीकृत अनुदेश सबके लिए एक कॉमन नहीं हो सकता है। सब एक दूसरे से बच्चे अलग हैं, एक दूसरे से व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, इस वजह से सबके लिए अलग अलग अनुदेश होना चाहिए। क्योंकि कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है तो वो सुन नहीं पाएगा या फिर देख नहीं पाएगा, इस वजह से सबको एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। तो ये निगेटिव था। चौथा देखिए, पृथक्करण एवं नामांकित करना। तो नामांकित करना कि तुम बहुत तेज हो तो अलग कैटेगरी में हो, तुम बहुत कमजोर हो तो अलग कैटेगरी में हो, तो ये उनको कैटेगराइज करने की बात कर रहा है। जबकि समावेश का नियम ये कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, किसी को योग्यता के आधार पर बंटवारा नहीं करना है। तो ये बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। यानी बच्चे में कोई भी भिन्नता है, चाहे वह कोई भी विकार हो, चाहे वह कोई भी शारीरिक अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, सबको साथ लेकर के चलना है, सबको स्वीकार करना है कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उससे किस स्कूल में डालना चाहिए? आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तो आंशिक रूप से देख सकता है यानी कि दृष्टि बाधित है, उसकी दृष्टि कुछ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित दोनों बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो उसको घर पर कक्षा क्यों दिया जाएगा? जब समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट आ गया तो उसको नियमित विद्यालय में ही भेजना होगा, ठीक है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। गलत है, क्योंकि बच्चा में कोई शारीरिक अक्षमता है, उसकी मानसिक क्षमता बिल्कुल सही है, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह सीख सकता है, क्योंकि उसकी मानसिक योग्यता ठीक है, बस वो बच्चा देख नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। उसको ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है नॉर्मल स्कूल में, और ये उसके लिए ये विकल्प कह रहा है कि उसके लिए अलग स्कूल होना चाहिए, तो जो कि गलत था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि की स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो बिना किसी विशेष प्रावधान का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि चूंकि यहाँ पर आंशिक रूप से देख सकता है बालक, यानी कि दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होगी या फिर कोई ऐसा श्रव्य साधन जिसे सुन करके वो कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो ऐसा कोई भी प्रावधान उस स्कूल में नहीं है, इस वजह से कहा जा रहा है कि बिना विशेष प्रावधान वाले स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि वह अपने उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो बच्चे को जूझना नहीं है, बल्कि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अधिगम कराना है। तो यहाँ पर चूंकि उसकी ज़रूरत की वस्तुएं नहीं है, विशेष प्रावधान नहीं है, इस वजह से ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। समावेशी प्रावधान का पालन करना मतलब कि चूंकि समावेश का मतलब क्या हुआ कि समावेश का मतलब ही यह है कि बच्चे अलग अलग विकारों से जूझते हुए भी एक ही छत के नीचे पढ़े। तो जाहिर सी बात है, जब अलग अलग विकार से बच्चे जूझ रहे हैं तो उनके लिए जो आवश्यकता होगी वो भी आवश्यकता को पूरा करने वाले स्कूल, यानी इसीलिए कहा जा रहा है कि समावेशी प्रावधान को पालन करने वाले, कि यानी कि जिस स्कूल में ये सभी उसकी आवश्यकता को पूरा करने वाले उपकरण होंगे उसमें बच्चे को डालना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी?
तो जिस भी विकल्प में आपको मौलिक विचारों को समर्थन करने की बात की जाए, बच्चों के अलग अलग तरीके से सोचने की बात की जाए, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहले विकल्प की बात करें, कल्पनाशीलता उत्तरों को स्वीकार करना, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? देखिए, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? कि आप परिकल्पना कर रहे हैं कि अगर ये होगा तो कैसे होगा, अगर ये हम लोग करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो ये परिकल्पना है। यानी बच्चे कल्पना करके ही एक तरीके से सोच विचार करते हैं, अपने प्रश्न का समाधान निकालने के लिए अलग अलग स्थितियों के बारे में वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि इसमें अलग अलग विधियों की बात की जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा देखिए, विचार मंथन पर बल देना। विचार मंथन को अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, यानी मानसिक उद्वेलन, यानी कि विभिन्न प्रकार के विचारों के बारे में सोचना। तो ये भी तो बिल्कुल सृजनात्मकता की बात की जा रही है इसमें। क्यों? क्योंकि अलग अलग विचारों पर एक तरीके से सोच विचार करने की बात हो रही है। तीसरा देखिए, अभिसारी चिंतन पर बल देना। अभिसारी जो होता है वो इस प्रकार से, मान लीजिए एक समस्या है तो इसका एक ही प्रकार से हल निकालने की बात कर रहा है, तो अभिसारी जो चिंतन होता है वो गलत है, निगेटिव सेंस में। अगर अपसारी होता तो वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देता। चौथा देखिए, असहमति के प्रति सहनशील, यानी कि मान लीजिए बच्चा है तो आपके किसी कॉन्सेप्ट के प्रति वो एक तरीके से असहमति जता रहा है कि नहीं ये आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप गुस्सा मत हो जाइए, बल्कि उसको सहनशील बनिए और उसको स्वीकार करते हुए उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। यानी कि अगर बच्चा आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के टोक रहा है तो आप सहनशील बनते हुए उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसकी पिटाई कर देंगे, ना ही उसको एक तरीके से हतोत्साहित करेंगे। तो ये भी बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दे रहा है और सृजनात्मक होने में बच्चे की सहायता कर रहा है। यानी कि 1, 2 और 4 वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।